हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आपको मैं आपको इस क्लास में फिजिक्स का पूरा बुक वन, फिजिक्स का आपको हम बुक वन, देखिए बुक वन और बुक टू दोनों पूरा रिवीजन कराने वाले हैं। दोनों पूरा रिवीजन कराने वाले मुझे पता है भाई, आपका अगर उतना अच्छा से तैयारी नहीं हुआ तो आप निराशा नहीं होइए, क्योंकि मैं जो आपको शर्त दे रहा हूँ, मैं अपने शर्त पर अड़े रहूंगा। और बाकी आप जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तैयारी कीजिएगा तो आपका 95% आप फिजिक्स में गारंटी ठोक दीजिएगा। मैं चैलेंज देता हूँ। देखिए देखिए बुक वन और बुक टू, इसका मैं सबसे पहले संपूर्ण रिवीजन कराने वाला हूँ। इसका हम संपूर्ण रिवीजन कराने वाले हैं। इसका हम संपूर्ण रिवीजन कराने वाले हैं। बुक वन और बुक टू का संपूर्ण हम रिवीजन कराने वाले हैं। उसके बाद देखिए आपको 350 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद 350 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का सेशन मिलेगा, 350 प्लस ऑब्जेक्टिव का सेशन मिलेगा। और एक सेशन मिलेगा आपको 500 का। एक सेशन मिलेगा आपको 500 ऑब्जेक्टिव। मतलब पूरा बुक रिवीजन कर लीजिए और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल रिवीजन कर लीजिए। आपको जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा हम आपको बता, देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का रहेगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव हो गया आपको जो है गैस पेपर। जो कुछ ऑब्जेक्टिव हो गया गैस पेपर का रहेगा। तो मतलब ये तीनों पेपर से मिला करके आपका 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और पूरा संपूर्ण किताब का रिवीजन रहेगा। मैं एक चैप्टर से अंतिम चैप्टर तक का रिवीजन करने वाला हूँ। तो आप लोग इस चीज को मानिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई। मैं यही बोलूंगा, बहुत अंतिम टाइम है और आप जितने से जितने शेयर कर सकते हो बच्चों आप शेयर करो, ठीक ना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम बुक वन और बुक टू दोनों रिवीजन कराने वाले हैं। तो पहले हम बुक वन रिवीजन कराएंगे, उसके बाद बुक टू ए टू जेड क्वेश्चन, मतलब आप पूरा रिवीजन क्या पढ़ रहे हो पूरा। देखिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश सबसे पहला चैप्टर हो गया। और विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश का हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव अगला सेशन आएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 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 आवेश। देखिए विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, आवेश क्या होता है। तो आप ही बताओ, आवेश क्या होता है। जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है उसी को आवेश कहते हैं। जिसमें आपको आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है वही तो आवेश हो गया ना, वही तो आवेश हो गया, ठीक। देखिए आवेश किसी भी पिंड का वह मौलिक गुण होता है। आवेश किसी भी पिंड का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता था तथा उनका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो देखिए आवेश किसी भी पिंड का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। उसके बाद देखिए इससे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पूछेगा, आवेश का विमा पूछेगा। आवेश का विमा पूछेगा तो आप एटी लगा दीजिएगा, मतलब एम्पियर और टाइम। उसके बाद आवेश का आपको जो है कि आवेश का आपको मात्रक पूछेगा। आवेश का मात्रक पूछेगा, आवेश का मात्रक कूलाम लगा दीजिएगा। मैं रगड़ के बोल रहा हूँ, आवेश का मात्रक आप कूलाम लगा दीजिएगा, लेकिन आवेश का विमा भी पूछेगा तो आप एम्पियर और टाइम लगा दीजिएगा। तो मतलब एटी या आईटी भी आपको आ सकता है। तो आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का मौलिक गुण क्या है, ये तीनों यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश किसी भी पिंड का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश का मात्रक आप सुन लीजिए, कूलाम होता है। और विद्युत आवेश का विमा एटी लिख दीजिएगा या आईटी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आवेश का मौलिक गुण, आवेश का मौलिक गुण वो आपको मात्र दो गो मौलिक गुण बोलेगा, बोलेगा आवेश का दो मौलिक गुण लिखे, बट हम आपको यहाँ 5 मौलिक गुण लिखे हैं। और भी हम मौलिक गुण बताएंगे। देखिए आवेश का क्वांटीकरण हो गया, आवेश का संरक्षण नियम हो गया, आवेश का योज्यता हो गया, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हो गया, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण हो गया। इतना मौलिक गुण आप अगर लिख दीजिएगा, गारंटी आपको, अगर 2 अंक में भी रहेगा तो आपको 2 अंक पूरा देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव के लिए, देखिए आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। और उसके बाद देखिए संरक्षी आवेश,
संरक्षी आवेश केवल संरक्षी आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। संरक्षी आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश पूछ ले तो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। संरक्षी आवेश या स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इतना हो गया आपको आवेश का मौलिक गुण हो गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है। उसके बाद देखिए बहुत लंबा सेशन होने वाला है, तो इसलिए आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा। उसके बाद देखिए आवेश का संरक्षण नियम। देखिए आवेश को आप उत्पन्न नहीं कर पाइएगा, आवेश को आप नष्ट नहीं कर पाइएगा। आवेश इस दुनिया में जितना बन चुका है, आवेश जितना भी इस दुनिया में बन चुका है, उत्पन्न हो चुका है, केवल आप उसको स्थानांतरण कर सकते हैं एक पिंड से दूसरे पिंड में। हम जैसे आपको बताते हैं, देखिए देखिए ये जैसे कोई पिंड है, ठीक, इसमें आवेश है, ये पिंड आवेशित है, बट ये पिंड अनावेशित है, आवेश रहित है। तो हम अगर घर्षण के द्वारा या चालन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा भी होता है, अगर हम इस पिंड से आवेश को इस पिंड में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ से आवेश घट गया और इसमें आवेश बढ़ गया। तो देखिए इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक ना, और इसमें प्लस चार्ज होगा। जो आवेश दिया, देखिए आवेश देने वाला में प्लस चार्ज हो जाता है, और लेने वाला में आपको माइनस चार्ज होता है। तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसका द्रव्यमान घट जाता है। धनावेश का द्रव्यमान घट जाता है, ऋणावेश का द्रव्यमान बढ़ जाता है। आप इसको रगड़ लीजिएगा, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए आवेश किसी भी पिंड का वह मौलिक गुण होता है जिसको न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आप नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण कर सकते हैं। मतलब मेरे भाई आवेश को आप नहीं बना सकते हैं, ना ही आवेश को आप नष्ट कर सकते हैं। जो आवेश बन गया है इस दुनिया में, आप केवल उसको स्थानांतरण कर सकते हैं एक पिंड से दूसरे पिंड में। आप एक बार मेरे साथ बोलिए, सबसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और सबसे सरल भाषा। अगर इससे ज्यादा कहीं सरल भाषा मिलता है तो आप वहां चले जाइए, मैं पूरा गारंटी ठोक के देता हूं मेरे भाई। क्योंकि बहुत बच्चे को याद नहीं होता, कम से कम दिन बचा हुआ, आप कैसे रिवीजन कीजिएगा। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र है। देखिए आवेश किसी भी पिंड का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत तथा नहीं, आवेश किसी भी पिंड का वह मौलिक गुण होता है जिसको न तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण किया जा सकता है। आप केवल इतना लिख करके आ जाइएगा। उसके बाद देखिए आवेश का क्वांटीकरण। देखिए आवेश का क्वांटीकरण में क्या शर्त है, इसमें आपको यही बोला जाता है, क्वांटीकरण जो होता है इसमें वैज्ञानिक यही बोला था कि भैया जो आवेश होता है वो आवेश पूर्ण रूप में होना चाहिए। जब आवेश आपका पूर्ण रूप में हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, आवेश का जब पूर्ण संख्या हो जाएगा तो उसी को आप लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब आवेश आपको आधा संख्या में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, आवेश का मान आपको आधा नहीं होना चाहिए, आवेश का मान आपको डेसिमल में नहीं होना चाहिए। मतलब आवेश का मान फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, आवेश का मान डेसिमल में नहीं होना चाहिए, और आवेश का मान डेसिमल में तो हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा, बट उसका पूर्ण मान होना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तो आवेश का वो क्वांटीकरण हो गया। देखिए देखिए आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकृति में जितना भी आवेश पाया जाता है, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। प्रकृति में जितना भी आवेश पाया जाता है वो एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इसका यह हो गया आपको फॉर्मूला। और देखिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि एक कूलम में कितना आवेश होता है, तो 6.25 10 के घाते 18, 10 के घाते 18, 6.25 10 के घाते 18। अगर पूछ लेगा आपको दो कूलम में, तो 3 × 2 और 10 के घाते -19, 10 के घाते -19। एक कूलम में कितना आवेश होता है, आप मेरे साथ बोलिए, 6.25 10 के घाते 18 कूलम। और दो कूलम में कितना आवेश होता है, तो 3 × 2 गुना 10 के घाते -19 होता है। आप मेरे साथ बोलिए, ये दो आपको ऑब्जेक्टिव हम ब्रह्मास्त्र में हैं और आपको हम तय कर देते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। देखिए आवेश का क्वांटीकरण को परिभाषित करें तो आवेश, देखिए प्रकृति में जितना भी आवेश पाया जाता है, प्रकृति में जितना भी आवेश पाया जाता है वो सभी एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का हम लोग क्वांटीकरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको बोर्ड में पूछ देगा, आवेश का क्वांटीकरण में कौन फॉर्मूला प्रयुक्त किया जाता है, 4 फॉर्मूला दे देगा और आपको सही मारना पड़ेगा। उसके बाद देखिए विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप नहीं समझे तो हम आपको बताते हैं। देखिए ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है
उसके बाद देखिए ये कोई पृष्ठ और देखिए इनसे जो विद्युत आवेश की संख्या गुजर रहा है, इससे देखिए विद्युत आवेश जो भी गुजर रहा है, ये पृष्ठ से जो भी आवेश गुजर रहा है उसकी संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला सभी विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखिएगा तो मतलब कोई भी पृष्ठ है आपके पास, अगर उससे विद्युत बल रेखा संख्या गुजर रहा है तो जो संख्या है विद्युत बल रेखा का उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर हो जाता है और यह एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर हो जाता है और इसका जो होता है कि यह राशि अदिश राशि है। और इसका अगर आपको विमा पूछ लेगा तो आप लगा दीजिएगा एम एल क्यूब एम एल स्क्वायर टी घाते माइनस थ्री। देखिए एम एल स्क्वायर टी घाते माइनस थ्री, ठीक ना। एम एल क्यू टी घाते माइनस थ्री, देखिए एम एल क्यूब टी के घाते माइनस थ्री एक घाते माइनस वन, एक घाते माइनस वन, एम एल क्यू टी घाते माइनस थ्री घाते माइनस वन, इसका विमा हो गया। और इसका मात्रक पूछेगा तो वोल्ट मीटर, और इसका राशि पूछेगा या कोश प्रकृतिक पूछेगा तो यह अदिश राशि का होता है। उसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या तो वोल्ट पर मीटर हो जाता है यानी तो न्यूटन पर कूलम हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर हो जाता है यानी तो न्यूटन पर कूलम हो जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। और देखिए यह एक सदिश राशि होता है, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है यानी तो न्यूटन पर कूलम होता है। इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है यानी तो न्यूटन पर कूलम होता है। इसका विमा हो जाता है एम एल स्क्वायर टी के घाते माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी घाते माइनस थ्री एक घाते माइनस वन, नहीं एम एल टी के घाते माइनस थ्री। देखिए इसका विमा एम एल टी के घाते माइनस थ्री एक घाते माइनस वन, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसके बाद देखिए कूलाम का नियम को परिभाषित करें। यूपी बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आंसर है मेरे भाई, यूपी बोर्ड का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आंसर है। देखिए देखिए कूलाम का नियम के अनुसार देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है तो हम ज़्यादा डील नहीं कर पाएंगे, बहुत फास्ट में अब आप क्लास करेंगे क्योंकि अगर उतना हम डील करेंगे तो आपका ये 3 से 4 घंटा का मैराथन हो जाएगा। देखिए देखिए इसमें क्या है, देखिए इस नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी का वर्ग का समानुपाती होता है। जैसे आवेश का कूलाम का नियम कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए कूलाम के नियम के अनुसार कोई दो स्थिर बिंदु है उसके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कूलाम का नियम कहते हैं। और देखिए कूलाम का नियम का सीमा क्या है, कूलाम का नियम का सीमा क्या है, तो देखिए यह नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, यह नियम बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है और यह नियम 10 के घाते माइनस 4 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। ये आपका सीमा हो गया, कूलाम का नियम का सीमा हो गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आपको पूछेगा, देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक आप याद कर लीजिएगा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक और एप्सिलॉन नोट का आप विमा याद कर लीजिएगा। एप्सिलॉन नोट का विमा और एप्सिलॉन नोट का मात्रक, देखिए एप्सिलॉन नोट का मान बोलेगा तो 8.85 10 के घाते माइनस 12 हो जाता है, 8.85 10 के घाते माइनस 12 हो जाता है एप्सिलॉन नोट का। अगर एप्सिलॉन नोट का अगर आप विमा पूछते हैं तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद देखिए गॉस का प्रमेय को परिभाषित करें। देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। मतलब देखिए कोई पृष्ठ से जितना विद्युत बल रेखा की संख्या गुजर रहा है उसमें भीतर उपस्थित विद्युत कुल आवेश का
देखिए किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसको गॉस का नियम कहते हैं, जिसको गॉस का नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? देखिए किसी द्विध्रुव की लंबाई तथा उसके एक आवेश का गुणनफल का परिमाण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी भी द्विध्रुव की लंबाई, और देखिए कितना सटीक आंसर लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा मैराथन हो जाएगा तो हम उतना डिटेल नहीं कर पाएंगे। देखिए देखिए ये केवल आपको रिवीजन क्रैक है। देखिए किसी द्विध्रुव की लंबाई तथा उसके एक आवेश का गुणनफल का परिमाण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर हो जाता है। और यह एक आपको सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम पर मीटर हो जाता है। उसके बाद देखिए विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? विद्युत बल रेखा को परिभाषित करें। देखिए वह काल्पनिक रेखा जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। मतलब वो कोई भी काल्पनिक रेखा हो जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मार्ग को जो बतला देता है कि इस मार्ग में विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र की दिशा उपस्थित है, तो उसी को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। मतलब वह काल्पनिक रेखा जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आप टेलीग्राम पर चले जाइए, हम इसका सारा पीडीएफ आपको दे देंगे, हम टेलीग्राम पर दे देंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए विद्युत बल रेखा का मौलिक गुण को परिभाषित करें। नहीं, विद्युत बल रेखा का मौलिक गुण क्या होता है? देखिए यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता। यहाँ से आपको बेस्ट एमसीक्यू पूछ देगा। और देखिए यह धनावेश से ऋणावेश में प्रवेश करता है, यह धनावेश से निकल कर ऋणावेश में प्रवेश करता है, यह आपस में खुला वक्र बनाता है, उसके बाद देखिए रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करें तो किसी सरल रेखा में फैला हुआ प्रति एकांक आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी सरल रेखा में, कोई भी सरल रेखा है उसमें उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में फैला हुआ प्रति एकांक आवेश की मात्रा को विद्युत मतलब रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक पूछेगा, रेखीय आवेश का मात्रक पूछेगा तो आप लगा दीजिएगा। इसका मात्रक पूछेगा तो इसका मात्रक लगा दीजिएगा। आपको पता है क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाता है आपको कूलाम पर मीटर होता है। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम पर मीटर होता है। उसके बाद देखिए आपका पृष्ठ आवेश घनत्व को परिभाषित करें। देखिए किसी पृष्ठ में फैला हुआ प्रति एकांक आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ में फैला हुआ प्रति एकांक आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसका आपको मात्रक पूछ ले तो आप इसमें लगा दीजिएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक आपको कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मात्रक आपको कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करें। अगर इससे बाहर पूछ लिया ना तो मैं गारंटी बोलता हूं कि आप हमें आकर के कमेंट कीजिएगा। यहाँ आपको पूरा होल फिजिक्स का रिवीजन कराया जा रहा है, इससे बाहर क्या पूछेगा? मतलब आप पूरा 1 से 1.5 घंटे के अंदर में पूरा फिजिक्स को ही आप नस्ते नाबूद कर दे रहे हैं। देखिए किसी आयतन में फैला हुआ प्रति एकांक आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसी आयतन में फैला हुआ प्रति एकांक आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम दूसरा चैप्टर में, विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर को परिभाषित करें। विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से क्या देखिए क्या है। देखिए चालक की धारिता को परिभाषित करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही लिए हैं, हर चैप्टर से लिए हैं। आपका 15 का 15 चैप्टर रिवीजन किया गया। देखिए चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? देखिए किसी चालक के द्वारा आवेश तथा ऊर्जा को ग्रहण अथवा धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फेराड होता है। धारिता का मात्रक पूछ लेगा, एसआई मात्रक तो फेराडे हो जाता है। धारिता का मात्रक एसआई मात्रक फेराडे हो जाता है। देखिए किसी चालक के द्वारा आवेश अथवा ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। उसके बाद
देखिए, विद्युत प्रवणता को परिभाषित करें, विद्युत प्रवणता से आप क्या समझते हैं? देखिए, विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ने के कारण, विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ने के कारण विभव में होने वाले परिवर्तन को विद्युत प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ने के कारण विभव में होने वाले परिवर्तन को विद्युत प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक पूछ लेगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर या dV/dx, dV/dx हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव निकल गया और एक आपका सब्जेक्टिव निकल गया। मतलब देखिए, विद्युत क्षेत्र में जब आप दूरी बढ़िएगा तो उसके कारण विभव में तो परिवर्तन होगा और उसी घटना को हम लोग विद्युत प्रवणता कहते हैं। उसी घटना को हम लोग विद्युत प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक पूछ लेगा तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा या वोल्ट पर मीटर हो जाएगा और इसका फॉर्मूला dV/dx है। इसका विभव पूछ लेगा तो mLT के घाते -3 और a के घाते -1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसका देखिए समविभव पृष्ठ को परिभाषित करें। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? देखिए, समविभव पृष्ठ का मौलिक गुण लिखिए। देखिए, वैसा पृष्ठ जिसके बिंदु पर सभी विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का मान शून्य हो जाता है। समविभव पृष्ठ वैसा पृष्ठ जिस पर सभी विभव का बीच का मान शून्य हो या एक समान हो, उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद देखिए आप चलते हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर के विद्युत धारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। इसका सभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे। देखिए, विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट हो गया। विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खत्म होने की दर को या क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। उसके बाद देखिए ओम का नियम को परिभाषित करें। देखिए, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में धातु के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा I का समानुपाती होता है। इसके लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है V बराबर आई आर हो जाता है, V बराबर आई आर हो जाता है। कूलम का ओम का नियम का मात्रक हो जाता है V बराबर आई आर हो जाता है। ओम का नियम देखिए, ओम के नियम के अनुसार क्या बोलता है, किसी विद्युत परिपथ में धातु के दोनों तारों के सिरों के बीच का विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा जब आई रहेगा तो उसके समानुपाती को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम को परिभाषित करें। देखिए, इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाला समस्त विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम बोलेगा तो किसी संधि पर मिलने वाला समस्त विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होगा। विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो इस घटना को हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं और यह आपको आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम आपको आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसके बाद देखिए किरचॉफ का द्वितीयक नियम क्या बोलता है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में मिलने वाला समस्त विद्युत विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विद्युत विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसको आप लोग किरचॉफ का द्वितीयक नियम करते हैं। और द्वितीयक नियम आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। मेरे भाई, हम रगड़ के आपको यही बोलेंगे, किरचॉफ का द्वितीयक नियम आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसके बाद देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को परिभाषित करें। व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं? यह एक ऐसा संयोजन है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। केवल आप क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, आपके पास मात्र 2 से 3 रोज, आपके पास 3 रोज मात्र है और इस दिन में आप केवल ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, जितना रिवीजन हो पाता है वही देखिए ये सेशन में आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी संयोजन है या एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा युक्ति, आप मेरे साथ बोलिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है और इसका उपयोग हम लोग मीटर सेतु में करते हैं। और विभव मापी में भी व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। देखिए, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है उसका उपयोग लिखे, तो ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी हो गया और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए विभव मापी क्या है, इसका उपयोग को लिखिए। देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से
किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। मतलब विद्युत वाहक बल एक ऐसे विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर लेंगे और सेल का आंतरिक प्रतिरोध को भी ज्ञात कर लेंगे, तो इसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। और देखिए सेल का विद्युत वाहक बल को मापने में इसका उपयोग किया जाता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध को भी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज क्या है, इसका दो उपयोग लिखे। यह एक ऐसा उपकरण है, यह मीटर ब्रिज एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति था कि जिससे किसी भी चालक तार का अगर आप लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, मतलब अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की घटना व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। लेकिन किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को जब आप ज्ञात करते हैं तो आपका मीटर सेतु कहलाता है। इसका उपयोग प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको, देखिए वांडे ग्राफ जनित्र क्या है? वांडे ग्राफ जनित्र का दो उपयोग लिखे। देखिए वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से काफी उच्च वोल्टेज का निर्माण किया जाता है, जिसकी सहायता से काफी उच्च वोल्टेज का निर्माण किया जाता है और वोल्टेज का निर्माण किया जाता है। यह 10 लाख से भी अधिक विभवांतर उत्पन्न करता है, यह 10 लाख से भी अधिक विभवांतर उत्पन्न करता है। इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने में किया जाता है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है भाई जो कि केवल वोल्टेज उत्पन्न करता है, वो भी उच्च वोल्टेज, उच्च में भी 10 लाख से भी अधिक वोल्टेज उत्पन्न करता है। अगर आपको बोलेगा वांडे ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करे या इसका एक उपयोग लिखे, तो देखिएगा वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हम लोग 10 लाख से अधिक वोल्टेज उत्पन्न कराने में किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या देखिए, गतिमान आवेश और विद्युत क्षेत्र। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव, बेस्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दिखेगा विद्युत क्षेत्र में देखिए केवल स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करें। देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह इलाका जिसमें किसी दूसरा पदार्थ चुंबकीय गुण का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कहते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह इलाका जिसमें किसी दूसरा पदार्थ चुंबकीय गुण का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका मात्रक टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक या तो टेस्ला हो जाएगा या नहीं तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद देखिए बायो सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बायो सेवर्ट का नियम लिखे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या बोलता है, किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया जाता है, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यहाँ से आपको व्यंजक पूछेगा, यहाँ से आपको डेरिवेशन भी पूछेगा। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार आपको डेरिवेशन भी पूछेगा, इस पर आपको डेरिवेशन भी पूछेगा। तो देखिए हम फिर एक बार आपको बोलते हैं, देखिए बायो इस नियमानुसार किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया जाता है, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। आप इसको रट लीजिए या जितना हो सकता है, आपके पास तो टाइम है नहीं, केवल आपके पास 2 रोज से 3 रोज है। उसके बाद देखिए लोरेंज बल से आप क्या समझते हैं। देखिए किसी आवेशित कण पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल को लोरेंज बल कहते हैं। मतलब देखिए कोई आवेशित कण है, ये आवेशित कण है, इस पर विद्युत क्षेत्र भी अपना बल लगा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी तो अपना बल लगा रहा है। तो जो इस पर बल लग रहा है, इसी बल को हम लोग लोरेंज बल कहते हैं। देखिए किसी आवेशित कण पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल को लोरेंज बल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, या F बराबर क्यू ब्रैकेट में E प्लस V इंटू बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बाएं हाथ का नियम को परिभाषित करें। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इस नियमानुसार किसी तार में धारा प्रवाहित जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। बाएं हाथ का नियम देखिए कितना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। तब चालक तार पर एक बल कार्य करता है जो चुंबक क्षेत्र के तल के लंबवत होता है, जिसे बाएं हाथ
का नियम कहते हैं। मतलब देखिए बाएं हाथ का नियम क्या होता है, देखिए जब किसी तार में जब किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में आप रख देंगे, तब चालक तार पर एक बल कार्य करता है जो चुंबक क्षेत्र के तल के लंबवत होता है, जिसको हम लोग बाएं हाथ का नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए संट क्या है, संट का दो उपयोग लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है, संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिसे धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। और देखिए धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, धारा मापी को एमीटर में बदलने में इसका उपयोग किया जाता है और एमीटर के परास को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसको धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, देखिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग लिखे तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉन ड्यूट्रॉन आयन और उच्च गतिज ऊर्जा को प्रदान करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग केवल धनावेशित कणों में किया जाता है, धनावेशित को उच्च ऊर्जा आवेशित ज्ञात करने में किया जाता है, केवल उच्च ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है, केवल उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग केवल और केवल धनावेशित कणों में मतलब प्लस चार्ज में किया जाता है। देखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉन ड्यूट्रॉन तथा आयन को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है, उसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए क्या, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। देखिए ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक के प्रभावी लंबाई, ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक के प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछ सकता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। उसके बाद देखिए अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव का जितना भी सब्जेक्टिव हम आपको बोल रहे हैं ना, आप अंतिम तक बने रहिए और आप यहाँ से टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के जाइएगा। देखिए दिक्पात कोण को परिभाषित करें। देखिए पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनाया गया कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। मतलब पृथ्वी में दो स्थान होना चाहिए, एक भौगोलिक यामोत्तर और एक होता चुंबकीय यामोत्तर। जब इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। देखिए पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनाया गया कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए नमन कोण को परिभाषित करें, नमन कोण या नतीय कोण को परिभाषित करें। तो ये पृथ्वी के किसी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक के क्षैतिज विघटन, किसी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक के क्षैतिज विघटन के बीच बनाया गया कोण को नमन कोण या नतीय कोण कहते हैं, नमन कोण या नतीय कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता को परिभाषित करें, आपेक्षिक चुंबकशीलता को परिभाषित करें। देखिए किसी माध्यम में चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता, किसी माध्यम में चुंबकशीलता या निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबक विद्युत देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता को परिभाषित करें तो किसी भी माध्यम में चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिचुंबक। देखिए प्रतिचुंबक का मौलिक गुण, अनुचुंबकीय मौलिक गुण, लोह चुंबकीय मौलिक गुण आपको 5 नंबर में पूछेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप दबा करके लिख लीजिए। हम इसमें आपको 3 क्या, हम इसमें आपको 5 स्टार लगा देते हैं। आप देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जित पूरा फिजिक्स आपको रिवीजन कराया जा रहा है, इससे बाहर क्या पूछेगा, टोटल फिजिक्स से ही तो पूछेगा। देखिए हम बोल रहे हैं ना ये यूपी बोर्ड के लिए ब्रह्मास्त्र है। उसके बाद देखिए प्रतिचुंबक का मौलिक गुण को लिखे। देखिए यह चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं होता है। प्रतिचुंबक क्या होता है, यह चुंबक क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसका क्षेत्र रेखा अल्प सघन होता है, इसका क्षेत्र रेखा अल्प सघन होता है। यह अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं रखता है, यह शिथिल प्रदर्शित नहीं करता है। इसका मान इसमें म्यू आर का मान 1 से कम होता है, इसमें म्यू आर का मान 1 से कम होता है। तो इतना आपको मौलिक गुण हो गया, आप इसको याद कर लीजिएगा मेरे भाई। हम आपको हाथ जोड़ते हैं, आप इसमें याद कर लीजिएगा मेरे छोटे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद देखिए अनुचुंबक
पदार्थ का मौलिक गुण को लिखे तो यह चुंबक क्षेत्र की तरफ कम आकर्षित होता है, यह चुंबक क्षेत्र की तरफ कम आकर्षित होता है, इसका क्षेत्र रेखा कम सघन होता है, इसका क्षेत्र रेखा कम सघन होता है और यह अस्थायी ध्रुव आघूर्ण भी कम रखता है, यह शैथिल्य प्रदर्शित नहीं करता है। इसका मान 1 से अधिक होता है, इसमें म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है, इसमें म्यू आर का मान सदैव 1 से अधिक होता है। उसके बाद देखिए लो चुंबक का मौलिक गुण को लिखे तो यह वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होता है, इसका क्षेत्र रेखा अधिक सघन होता है, यह देखिए यह स्थायी ध्रुव आघूर्ण अधिक रखता है, यह शैथिल्य प्रदर्शित करता है। यहाँ से आपको एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव दाग देगा कि लो चुंबकीय पदार्थ जो था वो शैथिल्य प्रदर्शित करता ही करता है और हमेशा करेगा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्न में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, लो चुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो आपको लगाना पड़ेगा लो चुंबकीय पदार्थ शैथिल्य प्रदर्शित करता है, लो चुंबकीय पदार्थ आपका शैथिल्य प्रदर्शित करता ही करता है। उसके बाद देखिए आपका चैप्टर नंबर 6 आ गया, चैप्टर नंबर आपका 6 आ गया है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करें। देखिए चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें। देखिए किसी चुंबक क्षेत्र में रखे बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखा की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब आपको देखिए यहाँ एक बड़ी टिप्स बताने वाले हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आप पढ़े थे, एक पढ़े थे चुंबकीय फ्लक्स, एक पढ़े थे आप लोग विद्युत फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में क्या है, जब किसी पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखा की संख्या गुजरेगा तो उसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, लेकिन जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखा की संख्या गुजरेगा तो हम लोग उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जब कोई पृष्ठ से विद्युत बल रेखा की संख्या गुजर रहा है तो उस घटना को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं, लेकिन जब किसी भी पृष्ठ से हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है तो उस घटना को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मेरे भाई जब कोई आपका पृष्ठ है, देखिए ये आपका पृष्ठ, अगर इससे आपको चुंबक बल रेखा की संख्या गुजर रहा है तो हम लोग उसको चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। कितना सटीक आंसर याद करने का तरीका है। और जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखा की संख्या गुजरेगा तो हम लोग उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं, हम लोग उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए किसी चुंबक क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखा की संख्या को चुंबकीय बल रेखा की संख्या को ही हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वेबर हो जाएगा या नहीं तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वेबर हो जाएगा या नहीं तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका मात्रक भी याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाता है। उसके बाद देखिए लेंज का नियम को परिभाषित करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट हम 2 बार लिख चुके हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लेंज का नियम को परिभाषित करें। देखिए प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करता है। प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करता है जो उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वतः उत्पन्न होता है। मतलब लेंज का नियम सदैव उस कारण का विरोध करता है जिनसे वह स्वतः उत्पन्न होता है। मतलब लेंज का नियम जिस कारण से बना है वो उसी का उत्पन्न करता है। मतलब देखिए ये लेंज का नियम है, ये इसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, लेंज का नियम इसी का उत्पन्न करता है। मतलब लेंज का देखिए प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करता है जिनसे वह स्वतः उत्पन्न होता है, लेंज का नियम कहते हैं, ठीक ना। उसका देखिए भंवर धारा को परिभाषित करें या भंवर धारा का 2 उपयोग लिखे। चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को भंवर धारा कहते हैं। चुंबक फ्लक्स में जब आप परिवर्तन करेंगे उसके कारण जो भी धारा उत्पन्न होगा उसको आप लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका उपयोग प्रेरण भट्ठी में किया जाता है, इसका उपयोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण में किया जाता है, विद्युत चुंबकीय ब्रेक में भी किया जाता है, इसका उपयोग स्पीडोमीटर में भी किया जाता है, इसका उपयोग स्पीडोमीटर में भी किया जाता है। उसके बाद देखिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का उपयोग लिखिए, देखिए इसका उपयोग कम मात्रा वाला धारा को मापने में किया जाता है, इसका उपयोग कम मात्रा वाला धारा को मापने में किया जाता है। मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो केवल अल्प मात्रा वाले धारा को मापने में कार्य करता है। मतलब जो
केवल कम मात्रा वाले धारा को मापने में काम करता है। इसका उपयोग भंवर धारा को खत्म करने में किया जाता है। मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर तो एक उपयोग किया जाता है, इसका कम मात्रा वाले को धारा मापेगा। उसके बाद भंवर धारा को खत्म करने में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण दोनों बेस्ट क्वेश्चन आंसर। देखिए अन्योन्य जब दो निकटवर्ती कुंडली में से किसी एक कुंडली किसी पास वाले जब दो निकटवर्ती कुंडली में से किसी पास वाले कुंडली में धारा परिवर्तन होता है तो उसके कारण दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब जब आपके पास दो कुंडली है और दो पास वाले कुंडली है, जब आप इसमें धारा परिवर्तन करते हैं तो इसके कारण पास वाले कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और आपका आ जाता है आपको 7वां नंबर का क्वेश्चन आंसर, प्रत्यावर्ती धारा को क्या है क्वेश्चन आंसर। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थ्योरी बेस वही हम कराएंगे। देखिए प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित करें। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण उत्पन्न धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो भी धारा उत्पन्न होगा उसको प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा को परिभाषित करें। प्रतिघात एवं प्रतिबाधा को परिभाषित करें। देखिए किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में स्वप्रेरकत्व के द्वारा उत्पन्न बाधा को प्रतिघात कहते हैं। मतलब देखिए किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में स्वप्रेरकत्व के द्वारा उत्पन्न बाधा को प्रतिघात कहते हैं। और देखिए प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में परिपथ के द्वारा उत्पन्न बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखिए धारितीय प्रतिघात एवं प्रेरणिक प्रतिघात को परिभाषित करें। देखिए धारितीय प्रतिघात क्या होता है, देखिए किसी संधारित्र के द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और किसी प्रेरकत्व के द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती परिपथ में उत्पन्न बाधा को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपको हो गया है। उसके बाद देखिए वाट-इन धारा किसे कहते हैं, मैं गारंटी देता हूँ वाट-इन धारा आपको पूछेगा ही पूछेगा। देखिए वाट-इन धारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वाट-इन धारा और एक विद्युत अनुनाद। देखिए वाट-इन धारा आप क्या समझते हैं, देखिए जब किसी भी आप विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित कीजिएगा, मतलब जब किसी आप परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए और विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी शक्ति क्षय नहीं होता, मतलब कोई भी शक्ति खत्म नहीं होता है, तो उस घटना को हम लोग वाट-इन धारा कहते हैं। तो उसको हम लोग वाट-इन धारा कहते हैं। देखिए वाट-इन धारा से आप क्या समझते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कोई शक्ति क्षय ना हो तो इस घटना को हम लोग वाट-इन धारा कहते हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से कम मात्रा वाले वोल्टेज को उच्च मात्रा वाले वोल्टेज में बदला जाता है। इसका उपयोग निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने में किया जाता है। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने में किया जाता है। उसके बाद देखिए विद्युत अनुनाद को परिभाषित करें। विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रिस्पेक्टेबल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके लिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं उपचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर आप देख लीजिएगा। देखिए जब किसी विद्युत परिपथ में स्वाभाविक आवृत्ति और स्वाभाविक आरोपित आवृत्ति के बराबर हो तो इस घटना को हम लोग विद्युत अनुनाद कहते हैं। मतलब जब किसी विद्युत परिपथ में स्वाभाविक आवृत्ति आरोपित आवृत्ति के बराबर हो तो इस घटना को हम लोग विद्युत अनुनाद कहते हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर कराया गया है। अब आपको चैप्टर नंबर 8 कराया जा रहा है। चैप्टर नंबर 8 और पहला बुक आपको खत्म होने वाला है। पहला बुक आपको खत्म करने वाले हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का जितना भी मोस्ट आंसर क्वेश्चन है, केवल वही क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में छपेगा वही चैप्टर है, वही चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं। देखिए पूरा लेंदी नहीं कराने वाला। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग को परिभाषित करें। देखिए वैसा तरंग जिसका निर्माण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैसा तरंग जिसका निर्माण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के
परस्पर लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। मतलब देखिए, जब विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों गति करेंगे और उसके कारण जो भी तरंग उत्पन्न होगा उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। मतलब देखिए वैसा तरंग जिसका निर्माण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या आपका, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का मौलिक गुण को लिखे तो यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये आपको एमसीक्यू लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यह त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। यह प्रकाश का वेग c के द्वारा गमन करता है। इसकी गति प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका गति प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका गति प्रकाश के वेग के बराबर होता है। उसके बाद देखिए लेजर किरण का मौलिक गुण को लिखिए। यह उच्च समांतर दिशा की ओर रहता है। इसे तीव्र किया जा सकता है। यह एक वर्णी होता है और यह कला संबंध दर्शाता है। लेजर किरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मौलिक गुण। मौलिक गुण जितना भी प्रश्न है, प्रति चुंबक पदार्थ, लो चुंबक पदार्थ, लेजर गुण, लेजर हो गया, आवेश का मौलिक गुण हो गया। उसके लिए देखिए यह उच्च समांतर दिशा की ओर रहता है। उसके बाद देखिए इसका इसी इसे तीव्र किया जा सकता है। यह एक वर्णी होता है। इसे यह कला संबंध दर्शाता है। यह आपस में कला संबंध दर्शाता है। उसके बाद देखिए बीटा किरण का मौलिक गुण लिखे तो यह ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरण आपका ऋणात्मक आवेश होता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विचलित होता है। यह बहुत अधिक वेग वाला कण होता है। यह बहुत अधिक वेग वाला कण होता है। उसके बाद देखिए अल्फा कण का मौलिक गुण को लिखिए। देखिए यह धनावेश होता है। उसके बाद देखिए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विचलित होता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। तो अब आपका पहला बुक हो गया खत्म और हम लेते हैं बिल्कुल 2 मिनट या 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, तब तक पानी पीते हैं। उसके बाद हम फिर अगला वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मतलब अगला बुक बुक आपका जो नंबर बुक 2 जो करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं पानी पी करके और आपका अब हम बुक 2 कराने वाले हैं। देखिए बुक 1 का कितना कम समय में आपका बुक 1 का टोटल रिवीजन हो गया है। मेरे भाई बुक 1 का अगर इससे बाहर पूछ लेगा ना, हिम्मत ही नहीं है पूछने का। हम यहाँ तक आपको बोलते हैं, गारंटी देते हैं 10% के 100% गारंटी देते हैं। जो आप पढ़े हो ना वही पूछेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस ही रिवीजन करा दिया और सिलेबस से बाहर कहाँ पूछेगा। ये तो आपको भी पता है कि हाँ गुरुजी सिलेबस के बाहर कभी पूछा ही नहीं है। यूपी बोर्ड में कोई भी बोर्ड में सिलेबस के बाहर कैसे पूछेगा, सिलेबस से ही पूछेगा। तो मैं यही बोलूंगा आप लोग को, हम बुक 1 आपको रिवीजन करा चुके हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार पूरा देखिएगा। अगर आप बुक 1 का कंप्लीट रिवीजन इससे भी बेहतर देखना चाहते हैं तो आप नीचे में वीडियो क्लिप किया हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद देखिए किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। अब हम चल रहे हैं दूसरा बुक के अंदर। अब हम बुक 2, ठीक ना, बुक 2 का संपूर्ण रिवीजन कराने वाले हैं। देखिए किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपको, देखिए प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं। देखिए एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब पूरे वर्ष में, एक वर्ष में या पूरे वर्ष में या एक वर्ष आप मानिए, उसमें प्रकाश जितना भी दूरी तय करेगा उसी घटना को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मात्रक दूरी हो जाता है। इसका मात्रक दूरी हो जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में गांठ बांध लीजिए। इसका पूछेगा, इसका मान अगर पूछेगा तो 9.46 10 के घाते -19 होता है। 10 के घाते -19 9.46, सॉरी देखिए 9.46 10 के घाते -15 हो जाता है। 10 के घाते -15 हो जाता है। 9.46 10 के घाते -15 हो जाता है और इसका मात्रक आपको दूरी हो जाता है। इसका मात्रक आपको दूरी हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, देखिए देखिए प्रकाश का अपवर्तन को परिभाषित करें। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। जिसे प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। मतलब जब प्रकाश एक
जब देखिए जब प्रकाश किसी एक माध्यम से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित होता था, अर्थात जितना विचलित हुआ है इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और इस घटना को हम लोग विचलन कोण भी कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक को निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब मेरे भाई देखिए जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को आप निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसको आप लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित करें तो जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात या वायु के अलावा अन्य किसी माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसको हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात या वायु के अलावा अन्य किसी माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उस माध्यम को हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। किसी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? देखिए किसी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण का शर्त भी आपसे पूछ लेगा। उसके बाद देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करें। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और यह ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। और उसके बाद देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम को परिभाषित करें। प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। द्वितीय नियम क्या होता है? आपतन कोण व परावर्तन कोण तथा दोनों आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन को परिभाषित करें। वायु में उपस्थित धूल एवं सूक्ष्म कणों के कारण प्रकाश के रंगों का वायुमंडल में बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपको आकाश नीला दिखाई देता है। आसमान काला दिखाई देता है। ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना है। उसके बाद देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को परिभाषित करें तो देखिए श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सात रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन को परिभाषित करें तो वायु में उपस्थित प्रकाश का प्रकीर्णन आप समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए आवर्धन क्षमता को परिभाषित करें। देखिए प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण तथा बिंब के द्वारा बनाया गया कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण तथा बिंब के द्वारा बनाया गया कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? देखिए प्रतिबिंब की लंबाई जितना होगा और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रिज्म क्या है? प्रिज्म का कार्य लिखे। देखिए दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और देखिए प्रकाश की किरण को मोड़ने का कार्य करता है और सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। देखिए प्रिज्म का आकार ऐसा होता है। जब इससे श्वेत प्रकाश टकराता है
तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक ना? तो और वर्ण विक्षेपण की घटना आपको प्रिज्म के कारण ही होता है। उसके बाद देखिए सूक्ष्मदर्शी को परिभाषित करें। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित वस्तु को आवर्धित रूप से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो सूक्ष्मदर्शी वह आवर्धित यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित वस्तु को आवर्धित रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद देखिए प्रकाशिक तंतु क्या है, इसका उपयोग लिखिए। देखिए जब बिना ऊर्जा को ह्रास किए प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो इस घटना को प्रकाशिक तंतु कहते हैं। मतलब जब आप बिना ऊर्जा को खत्म किए और चाहिएगा कि प्रकाश एक वस्तु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, तो इस घटना को हम लोग प्रकाशिक तंतु कहते हैं। सजाने में इसका उपयोग किया जाता है और सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, सजावट के रूप में और सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए ऑब्जेक्टिव, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव का सेशन है। देखिए अपवर्तनांक का मान बोलेगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, कांच का अपवर्तनांक 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.33 और वायु का अपवर्तनांक 1.003 आपको एक नंबर आपको आएगा ही आएगा और वो आएगा आपको हीरा का अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो भैया हीरा का होता है। उसके बाद देखिए अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी एवं प्रकाश, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर है, 10वां चैप्टर है। उसके बाद देखिए इसका सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा इस सेशन में। देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आप किस हिसाब से लिखेगा, ये आपको कोई 5 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 अंक में पूछेगा, या अगर इस पर आपको डेरिवेशन पूछ लेगा तो आपको ये 5 नंबर में पूछेगा। अगर डेरिवेशन पूछ देगा हाइगेंस के सिद्धांत पर अपवर्तन का व्याख्या करे या परावर्तन का व्याख्या करे, तो आप 5 नंबर में डाल दीजिएगा, ठीक ना? देखिए क्या है, देखिए प्रकाश का तरंग के रूप में चलता है। देखिए हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था, देखिए हाइगेंस का तरंग के सिद्धांत के कारण ही प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का अपवर्तन का नियम का व्याख्या हो चुका है, ठीक है? इसी के कारण हुआ है। उसके बाद देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का हाइगेंस नामक वैज्ञानिक कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और इसका मान प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश के चाल के बराबर होता है। हम आपको जितना लिखा रहे हैं, जितना सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप मेरा विश्वास कीजिए, इससे मतलब एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक ना? उसके बाद देखिए प्रकाश का व्यतिकरण को परिभाषित करें। देखिए जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति के तरंग, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति का तरंग एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होता है तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति का तरंग, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति का तरंग एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होता है, मतलब जब देखिए जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति का तरंग एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होता है तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, तो प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और उसके बाद देखिए प्रकाश का व्यतिकरण का शर्त को लिखे, तो प्रकाश के व्यतिकरण में दोनों आयाम लगभग समान होता है। इसमें दोनों आयाम लगभग समान होता है, इसमें तरंग एक ही दिशा में गति करता है। इसमें देखिए प्रकाश को एक वर्णी होता है और इसमें स्रोतों को सुसंगत होना चाहिए। प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है लगभग समान आयाम होता है, प्रकाश का व्यतिकरण का समान आयाम लगभग समान होता है, तरंग एक ही दिशा में गति करता है और यह एक वर्णी होता है, इसमें स्रोतों को सुसंगत होना चाहिए। उसके बाद देखिए संपोषी व्यतिकरण को परिभाषित करें। जब दो प्रकाश तरंग के व्यतिकरण के कारण, जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाता है तो इस घटना को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाता है, जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाता है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और देखिए विनाशी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, देखिए जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण, जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाता है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब देखिए जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण, जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाता है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगा तो विनाशी व्यतिकरण करेंगे मेरे भाई। जब
खत्म हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। देखिए समपोषी व्यतिकरण है, समान केस सेम ही है लेकिन तीव्रता अधिकतम हो रहा है तो समपोषी व्यतिकरण। अगर आपका तीव्रता न्यूनतम हो रहा है, अगर आपको तीव्रता न्यूनतम हो रहा है तो आप लोग विनाशी व्यतिकरण लगा दीजिएगा। मतलब जब तीव्रता न्यूनतम हो जाए तो विनाशी व्यतिकरण, जब तीव्रता अधिकतम हो जाए तो समपोषी व्यतिकरण, जो मेरा शर्त है, ठीक ना, यही है। उसके बाद देखिए प्रकाश का ध्रुवन को परिभाषित करें तो प्रकाश का समान रूप से संपूर्ण दिशा में फैलने की कमी को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। मतलब देखिए ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश फैल रहा है, अगर आप किसी भी वस्तु से प्रकाश को फैला रहे हैं, वो समान दिशा में नहीं फैल रहा है, सभी समान दिशा में नहीं फैल रहा है, तो इसकी कमी को हम लोग प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। और यह अनुप्रस्थ तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का ध्रुवन अनुप्रस्थ तरंग के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। उसके बाद देखिए ब्रूस्टर का नियम को परिभाषित करें। देखिए जब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का मान 90 डिग्री हो, जब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का मान 90 डिग्री हो तो ब्रूस्टर तो उस तब आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं। अतः इस नियम को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। मतलब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ब्रूस्टर का नियम को परिभाषित करें। देखिए जब अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का मान 90 डिग्री हो तब आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं। अतः इस नियम को ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। इस नियम को ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। उसके बाद देखिए पोलेरॉइड क्या है, पोलेरॉइड का दो उपयोग लिखे। देखिए यह एक ऐसी युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। पोलेरॉइड एक ऐसी युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। और देखिए इसका उपयोग ध्रुवित प्रकाश का संसूचन में, उसके बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब में प्रकाश का, देखिए बादलों के सुस्पष्ट प्रतिबिंब में, उसके बाद समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने में और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मेरे भाई वीवीआई क्वेश्चन या एमवीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिएगा। देखिए विनाशी व्यतिकरण और देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। देखिए इसमें दो कला संबंध होता है। मतलब व्यतिकरण में दो कला संबंध होता है लेकिन विवर्तन में आपका एक कला संबंध होता है। इसमें फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होता है, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई असमान होता है। ये देखिए यह घटना प्रकाश के अध्यारोपण के कारण होता है लेकिन यह घटना प्रकाश के किनारों पर मुड़ने के कारण होता है। यह घटना प्रकाश के किनारों पर मुड़ने के कारण होता है। उसके बाद देखिए समपोषी व्यतिकरण का शर्त को लिखिए। देखिए दोनों तरंग दोनों तरंग समान कला में गति करता है। इसका आयाम अधिकतम होता है, इसकी तीव्रता अधिकतम होता है। इसका तीव्रता समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होगा, आपका आयाम अधिकतम होगा। उसके बाद देखिए इसमें कला संबंध, इसमें दोनों तरंग समान कला में गति करता है, इसमें दोनों तरंग समान कला में गति करता है। उसके बाद देखिए विनाशी व्यतिकरण का शर्त को परिभाषित करें। देखिए इसमें दोनों तरंग विपरीत दिशा में होता है, इसका आयाम न्यूनतम होता है। और उसके बाद इसकी तीव्रता भी न्यूनतम होता है, इसकी आयाम न्यूनतम होता है, इसका तीव्रता न्यूनतम होता है। अब देखिए आपका 11वां चैप्टर है विकिरण तथा द्रव। विकिरण तथा द्रव से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनेगा हम आपको टोटल बता रहे हैं। देखिए 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 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें। देखिए किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका मतलब जूल होता है, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻। मतलब देखिए एक इलेक्ट्रॉन को देखिए एक इलेक्ट्रॉन को देखिए किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका मात्रक जूल हो जाता है, इसका मात्रक जूल हो जाता है। उसके बाद देखिए तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तापायनिक उत्सर्जन को परिभाषित कर देखिए जब किसी धातु को गर्म किया जाता है। देखिए हम आपको बताते हैं, जब आप किसी धातु को गर्म कर दीजिए, हाँ, और उस धातु से अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है तो उस घटना को हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। मतलब देखिए धातु के सतह से किसी धातु को गर्म करने पर धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने की घटना को हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। मतलब देखिए ये एक धातु है और इस धातु को हम लोग गर्म कर दिए, पूरा हीट कर दिए। अगर इस धातु के किसी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है तो हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। मतलब किसी धातु को गर्म करने पर धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने की घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए
देखिए प्रकाश का देखिए प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन प्रभाव को लिखे। देखिए जब प्रकाश किसी धातु के सतह पर गिरता है, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो तो गिरता है तो धातु के उस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। देखिए ये कोई धातु है, ठीक है। हाँ, यहाँ से प्रकाश इस सतह पर गिरा तो इसी सतह से अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो इसको प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किसी धातु के सतह पर गिरता है तो धातु के उसी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का विद्युत प्रभाव उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद देखिए कार्यफलन को आप क्या समझते हैं? कार्यफलन को परिभाषित करें। देखिए किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए न्यूनतम आवेश ऊर्जा की मात्रा को देखिए आवेश आवश्यक या न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को कार्यफलन कहते हैं। मतलब देखिए किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए जो न्यूनतम आवेश की मात्रा होगा, जो न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा होगा, उसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं। इस घटना को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। देखिए किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को कार्यफलन कहते हैं। उसके बाद देखिए निरोधी विभव को परिभाषित करें तो वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिसके कारण विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, तो निरोधी विभव कहलाता है। वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिसके कारण विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। उसके बाद देखिए 13 नंबर में क्या देखिए नाभिक चैप्टर है। और देखिए 13 नंबर में चैप्टर जो है वो नाभिक चैप्टर है। इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकलेगा? देखिए नाभिकीय विखंडन को परिभाषित करें। देखिए मेरे भाई जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब विखंडन क्या, विखंडित होना। देखिए ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक का बड़ा गोला है, जब ये टूट करके छोटा छोटा नाभिक में बदल जा रहा है, तो इस घटना को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब एक बड़ा नाभिक से छोटे छोटे नाभिक में बदलने की घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आपको जैसा लैंग्वेज पसंद आ रहा है आप वही लैंग्वेज में याद कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके याद कीजिएगा। देखिए जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के हल्के छोटे नाभिक में विभाजित होकर के बदल जाता है, तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसके बाद वही देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है? देखिए नाभिकीय संलयन जब दो हल्के हल्के छोटे नाभिक आपस में संयोजन से मिल करके बड़े नाभिक का निर्माण करता है, तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए छोटा छोटा नाभिक जब आपस में मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा। अल्फा किरण बीटा किरण करा चुके हैं। उसके बाद देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? देखिए अर्धचालक इलेक्ट्रॉन है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है साथियों। देखिए पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? देखिए जब अर्धचालक में त्रिअशुद्धि त्रिसंयोजी अशुद्धि पदार्थ त्रिसंयोजन अशुद्धि पदार्थ त्रिसंयोजी त्रि त्रिसंयोजन त्रिसंयोजी अशुद्धि पदार्थ मिलाया जाता है, तो परिणामी पदार्थ को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। मतलब जब अर्धचालक की चालकता को दूर करने के लिए आप वैसे तत्व मिला रहे हैं, वैसा अशुद्धि पदार्थ मिला रहे हैं जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉन 3 हो, तो उसको हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। मतलब जब अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि पदार्थ मिलाया जाता है, तो इस घटना को हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। उसके बाद देखिए एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो जब अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि पदार्थ मिलाया जाता है, तो परिणामी पदार्थ को हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। उसके बाद देखिए डोपिंग को परिभाषित करते हैं। अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त मात्रा में मिलाया गया अशुद्धि को हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्या देखिएगा? देखिए अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, मतलब अर्धचालक की चालकता को जब आप बढ़ाइएगा, जब सोच रहे हैं कि ये अर्धचालक है और ये चालक में बदल जाए, तो उसमें अशुद्धि पदार्थ मिलाइएगा। जो अशुद्धि पदार्थ मिलाएंगे उसमें अगर आप
जिसका ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो तो उसको पी टाइप कहेंगे, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो तो उसको एन टाइप कहेंगे। यही हो गया आपको डोपिंग, और डोपिंग के ही आधार पर आपको पी टाइप और अर्धचालक मतलब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक का इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। देखिए पीएन संधि किसे कहते हैं, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को जब पी टाइप के अर्धचालक क्रिस्टल को विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल को जोड़ दिया जाता है तो उस घटना को पीएन संधि कहा जाता है। मतलब देखिए हम आपको डायग्राम के द्वारा भी समझाते हैं। देखिए देखिए डायग्राम के द्वारा भी समझाते हैं। देखिए 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 जब पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के साथ किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इस घटना को हम लोग पीएन संधि कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और गेट का ए प्लस बी, एंड गेट का ए इंटू बी और नॉट गेट का ए पर ए इंटू हो जाता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि और गेट निम्नलिखित में से कौन सा और गेट का व्यंजक है, तो ए प्लस बी लगा दीजिएगा। एंड गेट पूछेगा तो ए इंटू बी लगा दीजिएगा, और नॉट गेट पूछेगा तो ए और इंटू लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर आपसे नॉर गेट का व्यंजक पूछेगा तो ए प्लस बी पर बार ब्रैकेट, अगर नैंड गेट पूछेगा तो ए इंटू बी पर बार ब्रैकेट, ए इंटू बी पर बार ब्रैकेट। और आपका अंतिम चैप्टर है 15वां चैप्टर है 15, चैप्टर नंबर 15 है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था से देखिए देखिए एनालॉग सिग्नल को परिभाषित करें तो वह सिग्नल जो मैसेज को वोल्टेज में परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। मतलब देखिए वह सिग्नल जो मैसेज को वोल्टेज में परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। एनालॉग सिग्नल से आप क्या समझते हैं, तो वह सिग्नल जो मैसेज को वोल्टेज में परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। उसके बाद देखिए डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं, डिजिटल मतलब ऐसा सिग्नल जिसका मान 0 और 1 के बीच में संचरित होता है उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं, उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। मतलब देखिए वह सिग्नल जो मैसेज को वोल्टेज में बदल दे, मतलब जो मैसेज को वोल्टेज में बदलता है उस सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और वैसा सिग्नल जिसका मान 0 और बीच के बीच संचरित होता है तो उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं, उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। उसके बाद देखिए मॉडुलन को परिभाषित करें, देखिए मॉडुलन वह प्रक्रिया होता है जिसमें निम्न आवृत्ति के तरंग को उच्च आवृत्ति के तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है। मतलब मॉडुलन वह प्रक्रिया होता है जिसमें निम्न आवृत्ति के तरंग को उच्च आवृत्ति के तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है, मॉडुलन कहलाता है। और इसमें आपको आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन, तीन मॉडुलन का तीन प्रकार है। मॉडुलन आप मेरे साथ पढ़िए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मॉडुलन वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति के तरंग को उच्च आवृत्ति के तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है, मॉडुलन कहलाता है। उसके बाद देखिए आवृत्ति, देखिए आवृत्ति मॉडुलन को परिभाषित करें। देखिए जब मॉडुलक तरंग को उच्च आवृत्ति के साथ अध्यारोपित इस प्रकार किया जाता है कि सिर्फ आवृत्ति आवृत्ति परिवर्तन हो सके तो इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं, तो इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए आयाम मॉड्यूलेशन को परिभाषित करें। आयाम मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वाहक तरंग का आयाम मॉडुलक को तात्क्षणिक मान द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जिसको आयाम मॉडुलक कहते हैं, जिसमें आयाम मॉडुलक कहते हैं। और मेरे भाई आपको बुक वन, रुकिए एक सेकेंड, आपका बुक वन देखिए बहुत खुशी हो रहा है कि आपका बुक वन और बुक टू दोनों आज खत्म हो गया। देखिए बुक वन और बुक टू आपको हम डेली डेली बस यही रिवीजन कराएंगे। बुक वन और बुक टू आप डेली इस आपका प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म आप बनाए हैं इसी दिन के लिए, आप डेली इस प्लेटफॉर्म पर आ जाइएगा। आपको बुक वन और बुक टू संपूर्ण रिवीजन कराया जाएगा और आपको 500 ऑब्जेक्टिव केवल फिजिक्स में कराया जाएगा। उसके बाद जाकर के अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम नीचे में लिंक दिया हुआ, आप लिंक पर टैप कीजिएगा और हमसे बात हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपर आप हो और आपका ही नंबर आने वाला है 450 प्लस। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर के मिलते हैं।